नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज हमारे पास 17 पन्ने हैं, 17 एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हैं और आज आपको पूरी कहानी दिखाएंगे कैसे इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक दलित आईएएस अधिकारी जिसने 7 गोलियां झेली ईमानदारी से संघर्ष करते हुए, 7 गोलियां झेली, आज भी एक गोली सर में धसी हुई है, ऐसा रिपोर्टेड है। उसकी एक आंख से दिखना बंद हो गया, कान से सुनाई पड़ना बंद हो गया, लेकिन वो दलित आईएएस अपने कर्तव्य कार्य में डटा रहा। उसने इस्तीफा दे दिया है। हमारे पास 17 पन्ने हैं एक्सक्लूसिव, जिसमें पूरी कहानी बयां है। इसको आप इसलिए देखिए क्योंकि ये सिर्फ रिंकू राही की कहानी नहीं है। वो आईएएस जिसने तमाम विषमताओं से, तमाम विपरीत हालातों से जूझते हुए डट करके संघर्ष किया, जो सिस्टम के आगे झुका नहीं, भ्रष्टाचारियों के आगे डिगा नहीं, जो अपने कर्तव्य कार्य से पीछे नहीं हटा। आखिरकार कैसे वो इस तंत्र से, इस तंत्र की लगातार मार से इस कदर थक गया, पक गया, आजिज आ गया कि उसने इस्तीफा दे दिया। कैसे उसे ये कहा गया, ईमानदारी छोड़ दो वरना गन्ने के खेत में कंकाल मिलेगा। ये शब्द कहा गया उस अधिकारी को जिसने, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही साधारण सी बैकग्राउंड, कोई गॉडफादर नहीं, कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नहीं, अपनी दमखम से पहले पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया, करीब 300 छात्रों को, जो रिपोर्टेड है, उसने सिविल सर्विस एकेडमी, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाली सरकारी एकेडमी होती है, वहां का हेड रहते हुए करीब 300 छात्रों को उसने सफलता की मंजिलों तक पहुंचाया। उसके बाद आईएएस हुआ, एलिवेट हुआ, और चूंकि ये सिस्टम लगातार टारगेट कर रहा था उस अधिकारी को, आज से नहीं कर, जब वो पीसीएस था तब से कर रहा था, और वो अधिकारी इस सिस्टम से जूझता आ रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत टूट गई और उसने इस्तीफा दे दिया। और किसने कहा, फिर से मैं कह रहा हूं, ईमानदारी छोड़ दो वरना गन्ने के खेत में कंकाल मिलेगा। ये हैं रिंकू राही। किसने कहा ये उसी सिस्टम ने कहा, जो सिस्टम जिसका इन दिनों बोलबाला बताया जाता है, जो सिस्टम इन दिनों सरकार चला रहा है, उसने इस अधिकारी से कहा ईमानदारी छोड़ दो वरना गन्ने के खेत में, लाश नहीं, पूरी शब्द अभी आगे दिखाऊंगा, कहा, लिखा, जो लिखा है इस अधिकारी ने, गन्ने के खेत में लाश नहीं बल्कि कंकाल मिलेगा। आपको दिखाऊंगा किस तरह से इस अधिकारी ने खुद आगे बढ़ करके कहा कि 2 महीना मैंने अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं किया, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। कौन सा आपको आईएएस अधिकारी मिलेगा जो इस तरह के आदर्श को सामने रखे कि काम नहीं किया तो तनख्वाह नहीं चाहिए? कौन सा आपको ऐसा आईएएस अधिकारी मिलेगा इस दौर में जो एक प्रतीकात्मक तौर पर एक ऐसी सजा को अपने ऊपर ओढ़ ले जिसे ओढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी, और दंड स्वरूप उसका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जाए जहां उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, पोस्टिंग ना दी जाए? क्या कुछ नहीं झेला रिंकू राही ने उस दौर में, जिस दौर में आरोप लगता है कि जो मलाई है, नौकरशाही की मलाई, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरिट के आधार पर, मेरिट को छोड़ करके उसके सारे क्राइटेरिया हैं। ये आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर चस्पा है। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये इस्तीफानामा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इस्तीफा दिया है रिंकू राही आईएएस ने। और ये देखिए, ये लाइन आपको पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। लिखा है, इस्तीफे में लिखे हैं कि मुझे गंभीर प्रकार की धमकियां प्राप्त हुई, वित्तीय वर्ष के अंत होने से आवंटित बजट में घोटाला करने की बाध्यता। ये योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जहां एक आईएएस अधिकारी को, जब वो पीसीएस था उस दौरान और उसके बाद जब आईएएस बना उसके बाद, दोनों स्थितियों में प्रताड़ित किया गया। उसको कहा गया कि आवंटित बजट में घोटाला करो, और इसके बाद जब उसने पारदर्शी बनाने की पहल की तो फिर तत्कालीन प्रमुख सचिव समाज कल्याण द्वारा फोन पे धमकी दी गई, यदि मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी तो गन्ने के खेत में मेरी लाश नहीं बल्कि कंकाल मिलेगा। ये लिखा है उस आईएएस ने जिसने इस्तीफा दे दिया है। कहानी यहां से आगे शुरू होती है। मैं आपको पहला पन्ना दिखा रहा हूं, तारीख देख लीजिए, 26, ये तारीख है 26 मार्च 2026। राष्ट्रपति महोदया को ये चिट्ठी भेजी गई है, अग्रिम प्रति। और इसमें क्या लिखा है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं। आपने बहुत चर्चा सुनी होगी आईएएस
रिंकू राही का कि जब वो, ये देखिए, जब वो शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में उप जिलाधिकारी का प्रभार जब उनको मिला था, उसके बाद लिखा है कि उन्होंने, ये आपको ख्याल में होगा, ये आपने खबर देखी होगी इसलिए मैं हल्का से रिकॉल करा रहा हूं कि तहसील परिसर में खुले में एक मूत्र त्याग कर रहे व्यक्ति को उन्होंने रोका था और उससे उठक बैठक करवाई थी और उसके बाद वहां पर हड़ताल चल रही थी, अधिवक्ताओं से बातचीत की गई। उन्होंने कहा, फिर अधिवक्ताओं ने कहा कि भाई शौचालय यहां पर कितने खराब हैं। इस अधिकारी ने कहा कि चलिए, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं और मैं जनता के प्रति इस उत्तरदायित्व को देखते हुए मैं एक खुद पर सांकेतिक दंड अधिरोपित किया। यानी कि आपने देखा होगा कि एसडीएम साहब उठक बैठक लगा रहे थे, वो कोई दबाव नहीं था, वो एक नैतिकता थी कि मेरे दायित्व है ये। मैंने किसी को अगर कहा खुले में मूत्र विसर्जन करने पर उठक बैठक करने के लिए तो मेरे ऊपर भी आता है, क्योंकि शौचालय साफ नहीं है। गांधीवादी परंपरा के तहत ये कदम उठाया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ कि बिना किसी सुनवाई का अवसर दिए एक तरफा निर्णय के तहत संभवतः दोषी मानते हुए राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। जिसने आदर्श उपस्थित करने की कोशिश की उसको राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। और कौन है अधिकारी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पदों पर, उन पर कितने गंभीर आरोप हैं, जिनका एक्सटेंशन नहीं हो पाया वो आज कहां हैं, उनको किस पद पर बिठा दिया गया और गंभीर आरोपों के चलते एक्सटेंशन नहीं हो पाया। जिनको एक नहीं कई विभागों का जिम्मा दिया हुआ, उनके ऊपर किस किस तरह के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो सब नजरअंदाज हैं, उनको अभयदान है। और इस आईएएस अधिकारी को जो अपनी ईमानदारी के चलते समाज में एक मिसाल पैदा कर रहा था, उसको इस तरह से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। अब आगे देखिए, अगले पन्ने में वो लिखते हैं कि पूरी कहानी बयां करते हैं किस तरह से उन्होंने सबकी बात मान ली और मान करके वो जहां पर उनको भेजा गया वहां पर वो चले गए। और ये देखिए, ये इस्तीफे में क्या लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए कि उन्हें गंभीर धमकियां प्राप्त हुई, अनियमितताओं भ्रष्टाचार के उजागर होने से प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न। ये योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। एक अधिकारी अनियमितताओं करप्शन को उजागर कर रहा है, उसे गंभीर धमकियां मिल रही हैं। वित्तीय वर्ष के अंत होने से वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट में घोटाला करने की बाध्यता, इन सब पर फोन पर धमकी दी गई कि मैंने यदि ईमानदारी नहीं छोड़ी तो गन्ने के खेत में मेरी लाश नहीं कंकाल मिलेगा। तत्कालीन प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने धमकी दी। ये प्रमुख सचिव कहां हैं इस तरह की धमकी देने वाले? क्यों नहीं इन बातों के लिए कभी कॉग्निजेंस लिया गया? और कैसे ये हिम्मत पड़ जाती है? आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस की जमीन पर ये होता है। अब आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, कार्यभार ग्रहण करने के 4 माह के भीतर ही आज ही 26 मार्च को उसे प्राणघातक हमला किया गया। इसी 26 मार्च को प्राणघातक हमला किया गया। 7 गोलियां, मैंने आपको बताया, एक आंख गई, एक कान गया, एक गोली रिपोर्टेड है कि सर में फंसी हुई है। इस अधिकारी को 26 मार्च को ही इस्तीफा देना पड़ा जिस रोज प्राणघातक हमला हुआ था। ये भी देखिए। और उसके बाद देखिए, नो वर्क नो पे के सिद्धांत के अंतर्गत आपत्ति दर्ज कराने पर मेरे मूल पद के अधीन एक संविदा संबंधी कार्रवाई सौंपा गया जिसमें अत्यंत सीमित अधिकार निहित थे। प्राणघातक हमले से संबंधित प्रकरण में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मेरे द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किए जाने पर भी कार्रवाई के स्थान पर मुझे ही मानसिक रूप से अस्वस्थ बताने का प्रयास किया गया। जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा कि एक्शन लीजिए वरना आमरण अनशन कर दूंगा, उसको कहा गया कि तुम मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। और बाद में मुझे सीमित भूमिका वाली तैनाती दी गई जहां कार्यप्रणाली अत्यंत सीमित थी। ये कहानी इसमें बयां की गई है। आगे देखिए, इसके बाद प्राणघातक हमले के उपरांत दिव्यांगता के कारण मैं दिव्यांग श्रेणी में आया। सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पर्याप्त समय दे दिव्यांग श्रेणी के बिना अवसर उपलब्ध हो गए। मैंने दिव्यांग श्रेणी का लाभ स्वीकार किया और राष्ट्र के प्रति सेवा का दायित्व के रूप में इसे ग्रहण किया। अब यहाँ से नैतिक प्रशासनिक द्वंद्व संवैधानिक व्यवस्था एवं वर्तमान स्थिति। अब ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक इकोसिस्टम है कुप्रथाओं का, इकोसिस्टम जो इस सरकार में काम कर रहा है, आप उससे समझेंगे किस तरह की कुप्रथाएं हैं, किस तरह का इकोसिस्टम है। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
समानांतर एक व्यवस्था, एक समानांतर तंत्र चल रहा है, पैरेलल तंत्र चल रहा है इस सरकार में। उसकी बात करते हैं। किसी आईएएस को सीधे हटाने के बजाय उसे संबद्ध, प्रतीक्षारत अथवा सृजित, बिना समुचित दायित्व वाले पदों पर तैनात किया जाता है। इस तरह से एक समानांतर तंत्र चल रहा है जो कि संवैधानिक प्रणाली के समानांतर चलता है। अब देखिए, जो भ्रष्ट हैं उनको कम दंड देकर के उनका बचाव किया जाता है, ये सिस्टम में हो रहा है। लिख रहे हैं रिंकू राही। और जो ईमानदार आईएएस हैं उनको बिना पदीय दायित्वों के सीमित भूमिका में रखते हैं। भ्रष्ट की जय जयकार हो रही है और ईमानदार है उसको सीमित कर रहे हैं, उसको महत्वपूर्ण पद नहीं दे रहे हैं। अब इसके बाद आगे क्या लिखते हैं वो कि आईएएस में फील्ड पोस्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और फील्ड पोस्टिंग की जगह इनको राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। ईमानदारी की सजा दी गई है इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जो अपने आप को बहुत बड़ा जीरो टॉलरेंस की सरकार की गगनचुंबी जो निनाद करती है और सबको पता है कि अंदर में कहानी क्या चल रही है। अब देखिए, तकनीकी त्यागपत्र का निर्णय लिया उन्होंने, ये वो लिख रहे हैं किस तरह से उन्होंने ये त्यागपत्र का फैसला लिया है। और इसके बाद अब लास्ट में वो लिखते हैं कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें और मुझे पूर्ववर्ती सेवा में प्रत्यावर्तन की अनुमति प्रदान करें। मतलब इसके पहले जहां पर थे समाज कल्याण विभाग में, वहां प्रत्यावर्तन की अनुमति प्रदान करें। आईएएस नहीं बनना है, हो गया, देख लिया इस आईएएस की, इस समाज, इस सरकार में आईएएस का मतलब क्या है वो देख लिया मैंने। तो ये चिट्ठी है। अब इसमें बड़ी बात और मैं आपको अगली कहानी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक अधिकारी किस तरह के आदर्श रखता है और आप कैसे उसे टारगेट करते हैं, ये सिस्टम किस तरह से टारगेट करता है। अब ये आईएएस के उत्तरदायित्व के अनुरूप अपेक्षित परिणाम न दे पाने पर नो वर्क नो पे सिद्धांत के तहत अगस्त एवं सितंबर 2025 के वेतन को कटौती कर लीजिए। कौन अधिकारी ऐसा कहेगा कि हाँ मेरा अगस्त सितंबर का वेतन ले लीजिए, मैं परिणाम नहीं दे पाया हूं। ये चिट्ठी लिखी गई है और यहां भी इस चिट्ठी में भी ये राजस्व परिषद के आयुक्त को लिखी है, रिंकू राही की ओर से, आईएएस की ओर से, उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो क्या लिखते हैं कि तहसील परिसर में वही जो गंदगी वाला सवाल है कि मैंने सांकेतिक दंड स्वरूप उठक बैठक लगाई। जो इन्होंने उठक बैठक लगाई, इसका वीडियो खूब वायरल हुआ, वो सांकेतिक दंड स्वरूप लगाई गई बैठक थी। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रशासन को तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि ये जो मैंने कार्रवाई की थी उसका परिणाम क्या हुआ। अगले पन्ने पर जाते हैं, उसका परिणाम देखते हैं। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि, लिख रहे हैं कि मैंने उस दंड को स्वीकार किया। यानी कि वही जो बात मैंने पहले आपको बताई थी कि इनको लगा कि भाई शौचालय अगर साफ नहीं है तो दंड मैं स्वीकार करता हूं, मैं उठक बैठक करता हूं। ये तो प्रोत्साहित करना चाहिए था। ये तो एक एग्जाम्पल था उन अधिकारियों के लिए जिनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि सामने सामने करप्शन उनके होता है और वो खुद उसमें हिस्सेदार होते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो पलक नहीं झपकाते हैं, वो बहुत जल्दी बरी भी हो जाते हैं। ऐसी भी घटनाएं हुई सामने। कौन बरी करता है, कौन सिस्टम पीछे खड़े होकर के अभयदान देता है, ये सारे सवाल हैं। अब देखिए, तहसील पुआय में जो उन्होंने काम किए वो सब अपने काम बता रहे हैं। तालाबों की नीलामी रोकी है, जितना मौका मिला उसमें क्या क्या काम किए हैं। भूमि की वास्तु स्थिति का सत्यापन किया है, आरटीआई एक्ट के तहत पारदर्शिता का काम किया है, कार्मिक उपस्थिति, रियल टाइम सोशल ऑडिट, भू नक्शों में वस्तुनिष्ठता, विवादों के सरल संविधान है। तो ये तमाम सारे काम, जीरो टॉलरेंस नीति, ये सारे इन्होंने काम किए, अपने काम बता रहे हैं। क्या यही काम, ईमानदारी के काम ही इस सरकार में उन पर भारी पड़ गए? अब पूछते हैं कि शाहजहांपुर से मेरा ट्रांसफर क्यों किया गया। ये देखिए, बिना आरोप के निलंबन क्यों किया गया। आईएएस से पूर्व की सेवा मुजफ्फरनगर में पहली तैनाती में जो मेरे साथ हुआ, जो गोली चलाई गई और फिर ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके बाद पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में घटना का रूप बदले जाने की कोशिश, मुजफ्फरनगर में जो हुआ था वो भी पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। जब भदोही और जनपद श्रावस्ती में क्या हुआ, मतलब एक लगातार एक अधिकारी लगातार बता रहा है कि किस तरह से उस सिस्टम से लड़ रहा है और किस तरह सिस्टम उस पर पलट करके अटैक कर रहा है। ये उसकी पूरी दास्तां बयां कर रहे हैं। अब ये देखिए, इसके आगे वो क्या कहते हैं कि
ग्रेड पे और आईएएस की गरिमा के अनुरूप कार्य आउटक्रम का ना आ पाना। अपनी भूमिका का मैं मूल्यांकन करता हूं, मनरेगा के मजदूर की मेहनत से परिणाम से करूं तो 2 माह का कोई आउटपुट ठोस कार्य ना होने की श्रेणी में आता। खुद कह रहे हैं कि 2 माह में मैं कोई आउटपुट नहीं दे पाया। अब यहां पर जब वो कह रहे हैं कि आउटपुट मैं नहीं दे पाया तो नो वर्क नो पे, नहीं परिणाम कर पाया तो मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। और क्या लिखते हैं कि यदि मैं बिना किसी ठोस आउटपुट के, बिना ठोस काम के मैं वेतन प्राप्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करूं तो वो वेतन मेरे लिए विष के समान होगा। बिना काम के अगर वेतन लिया तो वो जहर होगा। कौन सा अधिकारी इस दौर में ये लिखने की हिम्मत करेगा? यहाँ तो जो एक प्रेमचंद की कहानी थी नमक का दरोगा, उससे प्रेमचंद लिखते हैं एक किरदार के हवाले से कि जो मासिक वेतन है वो तो पूर्णिमा का चांद होता है, कभी कभार 15 दिन में आपको दिख जाएगा, एक बार दिख जाएगा। लेकिन जो रिश्वत है वो तो सदा बहता हुआ नीर है, लगातार वो आपके पास आता रहता है। उस दौर में एक अधिकारी ये कह रहा है कि नहीं, हमको चाहिए ये पैसा, वेतन, क्योंकि मैं अपेक्षित कार्य नहीं कर सका हूं। और क्या लिखते हैं कि मैं 2 माह इस प्रकार का दंड अगर आपको ना लगे कि ये कोई नियम में आता है पैसा रोकना, तो मैं स्वेच्छा और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। मेरा अनुरोध है कि इस वेतन का भुगतान ना किया जाए। और क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि मैं पूर्णतः वेतन पर निर्भर हूं तथा बीते माह का खर्च उधार लेकर के चलाया है। सोचिए, इस दौर में का ये सत्कारी ऐसा भी है जो लिखता है कि मैंने उधार लेकर के खर्च चलाया है। परिवार को न्यूनतम खर्च पर सीमित रहने हेतु अवगत करा दिया, फैमिली को कह दिया है कि कम से कम में खर्चा चलाओ अपना, आवश्यक उधारी की व्यवस्था भी की जा चुकी है। ये सब लिखते हुए वो कहते हैं कि मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। सोचिए आप, किस आईएएस के साथ में ये इस तरह की चीजें हुई हैं। उसके बाद मेरी कमियों का मूल्यांकन मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। मूल्यांकन के आधार पे मैं नो वर्क नो पे के तहत मैं दोषी हूं और क्लियर कहते हैं कि मुझे ऐसा आप करें कि ये देखिए एक चीज़ खास बात क्या लिखी है कि मेरी जिला समाज कल्याण अधिकारी सेवा के लिए लाइन बढ़ाने का कष्ट करें, किसी भी कारणों से अपेक्षित आउटकम ना हो तो पुनः पूर्व सेवा में लौटने का अवसर प्रदान किया जाए। इनकी फिर से मुझे जिला समाज कल्याण अधिकारी की सेवा में भेज दीजिए अगर मैं नहीं अपना योगदान दे पा रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी को कौन लिखेगा, किसकी हिम्मत है लिखने की? देखिए, एक वो फिर से मैं दिखा रहा हूं, नहीं तो मार कर लाश गन्ने के खेत में डाल दी जाएगी, 1 साल बाद लाश नहीं कंकाल मिलेगा, इसलिए मुझे लिख करके भेज दो, तुमसे जिला नहीं संभाला जा रहा है, तुम्हारा ट्रांसफर किसी अन्य जिले में कर दिया जाए और मैं तुरंत कर दूंगा। ये इस अधिकारी के साथ में हुआ। योगी आदित्यनाथ जांच कराएंगे इसकी? क्या ये जो उस तत्कालीन प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या उन पर एक्शन होगा? ये सारे सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और ये देखिए, ये 27/10, ये चिट्ठी एक और देख लीजिए, 27/10/2025 रिंकू सिंह राही लिख रहे हैं, संयुक्त मजिस्ट्रेट राजस्व विभाग। ये कह रहे हैं कि ये जो 2 माह का वेतन ना लिए जाने की सूचना का संदर्भ ग्रहण करें। 2 माह का वेतन आहरण ना करने के निर्णय को वापस लिया जाना, ये वापस लिए जाने की बात है, लेकिन ये बिना कार्य के वेतन लिया जा रहा है, मेरे लिए विष के समान होगा। और इसके लिए वेतन न लिए जाने जैसे चरम निर्णय लेने की व्यवस्था कर रहा हूं। लगातार मैं चिट्ठियां दिखा रहा हूं जिसमें कह रहे हैं मुझे 2 माह का वेतन नहीं चाहिए। और ये खास बात है, आईएएस एसोसिएशन की अप्रतिक्रिया। कहां है यूपी में आईएएस एसोसिएशन? कहां सो रहे हैं आईएएस एसोसिएशन वाले? किसने इनकी रीढ़ की हड्डी का निर्यात कर दिया है कि वो हिंदुस्तान से निर्यात होकर के शायद कैरेबियन देशों में चली गई है सैर सपाटे के लिए? कहाँ है रीढ़ की हड्डी? कोई आईएएस कुछ नहीं बोला। शाहजहांपुर से इनको ट्रांसफर करके राजस्व परिषद में तैनात नहीं किया गया, हमारा संबद्ध किया गया है। तैनाती किए जाने के स्थान पर संबद्ध किए जाने का कारण जानना मेरे अधिकार क्षेत्र में प्रतीत नहीं होता। मतलब तैनाती नहीं बल्कि संबद्ध किया गया है। और आईएएस एसोसिएशन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहाँ है आईएएस? ये लगातार सवाल उठते हैं उत्तर प्रदेश में, आईएएस एसोसिएशन क्या कर रही है? किसी भी मुद्दे पर आईएएस एसोसिएशन क्यों नहीं बोलती है? क्या आईएएस एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ सत्ता की जय जयकार के लिए बनी है? अगर बनी है सत्ता की जय जयकार के लिए तो उसका नाम कर देना चाहिए गवर्नमेंट खुशामद एसोसिएशन। बड़ा आसान सा तरीका है, आप सरकार की खुशामद करते रहिए और बाकायदा नाम देकर के करिए। फिर आईएएस एसोसिएशन होने का कोई मतलब नहीं है।
तो अपने आप में ये जो आपने कहानी देखी है और ये जो इस्तीफा है और साथ में जो हमने कुल टोटल 17 डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं, ये कहानी वाकई ये बताती है कि इस सरकार में क्या स्थिति हो गई है। रिंकू सिंह राही, उनका इस्तीफा और ये लाइन ईमानदारी छोड़ दो वरना गन्ने के खेत में कंकाल मिलेगा, ये है योगी आदित्यनाथ के दौर की कहानी। यहाँ पर प्रशासन के नाम पर क्या चल रहा है, ईमानदार अधिकारी को क्या झेलना पड़ रहा है और जिनका ईमानदारी की धारा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं बल्कि दूसरी ही धारा में बहे जा रहे हैं, किस तरह से उनके लिए यही असली राम राज्य है। ये पूरी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिंकू सिंह राही ने एक शुरुआत कर दी है और भले ही 100 में से 2 हो, 3 हो, 4 हों, लेकिन ये भी ब्रीड होती है जो डंके की चोट पर अपने सिद्धांतों के लिए अपने पद का त्याग करने को कभी भी तैयार होती है। और इसीलिए ये नहीं माना जाना चाहिए कि रिंकू सिंह राही इकलौते हैं। हो सकता है और भी लोग सामने आएं, हो सकता है इस सरकार के चेहरे पर जो मुखौटा लगा हुआ है वो इसी तरह से पूरी तरह बेनकाब हो जाए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।